नमस्कार। दिन भर की हर जरूरी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के गुस्से का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने आज कश्मीर में हिंसा भड़काने वालों पर वैचारिक पथराव किया है। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पथराव करने और हमले करने से कोई हल नहीं निकलेगा और ऐसे हालात के बीच कोई आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों पर हमले करके हालात बिगाड़ने वालों पर तीखे सवाल उठाए कि आखिर आर्मी कैंप में बच्चा क्या टॉफी खरीदने गया था? क्या पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाला 15 साल का लड़का वहां दूध लेने गया था? कश्मीर में आग लगाने वालों पर महबूबा मुफ्ती ने अपने शोले बरसाए। एक्सक्यूज मी नहीं, मैं पहले मुझे करेक्ट करना है। मेरी बात करने दो। आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। मगर ये मत कहिए डोंट कंपेयर। एक मिनट बात करने दीजिए। जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्या कहेंगे सर? ये जो बच्चे हैं, मैंने इनको चाकू से निकाला है जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दमान हाजीपुरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ। रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चले। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ श्रीनगर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती गुस्से में आ गई। पहला सवाल सरकार की सोच पर था कि वो सियासी मसले की तरह कश्मीर को नहीं देख रही है। इस पर महबूबा भड़क गई। गृह मंत्री को रोककर वो खुद जवाब देने लगी। राजनाथ सिंह जी, आपने जितनी भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी जो बात की, आप लोग इस सारे मसले को सामाजिक मसले की तरफ से देख रहे हैं। आप ये समझते हैं कि ये शायद फैमिली डिस्फंक्शन है क्योंकि छोटे बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये सियासी मसला है, इसीलिए लोग बाहर आ रहे हैं? ये पॉलिटिकल मसला है और उसके लिए आप क्या करना है? मुज़म्मिल, एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं पहले मुझे करेक्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा है। जो मैंने कहा कि 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। बिकॉज कहीं भी दुनिया के कोने में आज तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपने किसी भी इशू को बदनाम करना है तो आप तशद्दुद पे उतर आइए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। महबूबा मुफ्ती का गुस्सा यही नहीं रुका। दूसरा सवाल महबूबा मुफ्ती से उनके राजनीतिक स्टैंड को लेकर हुआ कि अब जो वो बात कर रही हैं, वही बातें 2010 में उमर अब्दुल्ला करते थे। लेकिन महबूबा ने 2010 और 2016 के बीच का फर्क बताया। मेरा सवाल महबूबा जी से है, क्योंकि हम लोग तो आपको कवर करते रहे हैं। 2010 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, तो आपके इंटरव्यूज हैं, आप बात करते थे और आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था। आप उस वक्त ये बोलते थे कि इन बच्चों को क्यों बंद कर रहे हैं, हुर्रियत को क्यों बंद करके रखा, अस्पतालों में ऐसा क्यों हो रहा, मारदाड़ हो रही। लेकिन 2016 में जब आप सरकार में आई, आपका जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और ऐसा लगता है कि जैसे आप और उमर अब्दुल्ला जगह चेंज कर रही है। पहले वो जो बोल रहा था 2010 में, वो आज आप बोल रही हैं। मुज़म्मिल, आप जो बात कर रहे हैं पहले ही आपका गलत है एनालिसिस। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मसल, जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मींस देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार के क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपुरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। आज महबूबा ने कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों पर वैचारिक पत्थर फेंके हैं। कहा कि ये लोग बच्चों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में गुस्से का कारण था कि फेक एनकाउंटर में लोग मारे गए थे, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था। आर्मी कैंप में बच्चा क्या टॉफी खरीदने गया था? पुलिस स्टेशन पर हमले करने वाला लड़का क्या वहां दूध लेने गया था? 2010 के हालात और 2016 के बीच तुलना नहीं हो सकती। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए। शुबैन हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं,
गरीबों के हैं और वो कैंप ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। इसमें जो लोग हैं जैसे ये यहाँ हमारा लेक्चरर है, मैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ, मगर ये मत कहिए डोंट कंपेयर। कश्मीर पर पिछले 46 दिन में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 95% कश्मीर के लोग बातचीत से हल चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते। मुफ्ती ने इस सवाल का भी करारा जवाब दिया कि 46 दिन में ऐसा क्यों नहीं किया गया। एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन्स से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% लोग क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार राजनाथ सिंह को रोककर महबूबा मुफ्ती खुद जवाब देने लगी। राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि महबूबा जी आपके घर की हैं। बाद में सवाल पूछने के बहुत मौके मिलेंगे। गुस्से के साथ साथ महबूबा मुफ्ती काफी भावुक भी हो। 2008 में 2016 में लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं। इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं। 2010 में भी कोई ये नहीं मांग रहा था कि आप हमारा, तो आप लोग पॉलिटिकल इश्यू को कंप्लीटली साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, महबूबा जी आपके घर की है, आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है। जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहाँ गदार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे, इन बच्चों को साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उसमें। जब इनका काट कर किया जाता है, आज उनको आप कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद। आखिरकार महबूबा मुफ्ती इस सख्त जवाब के साथ उठकर चली गईं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पथराव करके, सुरक्षा बलों पर हमले करके कोई मसला हल नहीं होगा। मैं कश्मीर इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 47 दिन से कश्मीर एक ही जगह पर अटका है। हिंसा भड़काने वाले बाज नहीं आ रहे। हालात सुधरने का सब्र टूट रहा है। 5% लोगों ने 95% लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। ये मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बर्दाश्त से बाहर है। गुस्सा आज आखिरकार फट ही पड़ा। संजय बरागटा, श्रीनगर, आज तक। महबूबा मुफ्ती के इस गुस्से के बीच ही केंद्र ने कश्मीर में सबसे अपील की है कि कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ न की जाए। गृह मंत्री ने 2 दिन कश्मीर में बातचीत करके आज कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें पैलेट गन के विकल्प से लेकर कश्मीर के लिए अलग से नोडल ऑफिसर नियुक्त करने और दिल्ली से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने की बात कही है। केंद्र सरकार पिछले 46 दिन से संयम रखे है, लेकिन अब कश्मीर पर उसका सब्र टूट रहा है। महबूबा मुफ्ती को भी राजनीतिक मजबूरियों से दूर उन 5% लोगों पर एक्शन लेना होगा जो कश्मीर को भड़काने में लगे। मैं कश्मीर इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लोग सड़कों पे आजादी मांग, एक्सप्लॉइट करके कैंप्स पे, एक्सक्यूज मी, पीसफुल मीन्स से चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इतने गुस्से में थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उनको गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शांत कराने की कोशिश की। महबूबा का गुस्सा इसलिए कि पिछले 47 दिन से मुट्ठी भर लोग कश्मीर को जला रहे हैं, लेकिन हिंसा से कोई हल नहीं निकलेगा और बरगलाए गए लोग ये समझ नहीं रहे हैं। सरकार पर उठे सवालों के बीच गृह मंत्री ने कहा कि हम कश्मीर का हल जानते हैं। हम लोगों की समझ पर संदेह मत कीजिए, हम लोगों की समझ पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश मत करिए। समझ दुरुस्त है। कैसे समस्या का समाधान होगा वो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और उसी तरीके से समस्या का समाधान निकालने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ 2 दिन से श्रीनगर में हैं। उन्होंने पिछले 2 दिन में श्रीनगर में राजनीतिक दलों सहित करीब 300 लोगों से बात की है। इस बातचीत के बाद गृह मंत्री ने आज कश्मीर मुद्दे को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर का भविष्य भारत के भविष्य से ही जुड़ा है।
अगर कश्मीर का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो भारत का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। गृह मंत्री ने कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की कश्मीर में सबसे अपील की है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में जवान हो या नागरिक, किसी की जान जाती है तो पूरे देश को दुख होता है। सुरक्षा बल संयम बरत रहे हैं। 4000 से ज्यादा जवान पथराव में घायल हुए हैं। पैलेट गन के विकल्प पर सरकार अगले कुछ दिनों में फैसला ले लेगी। 2 महीने में आने वाली एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। कश्मीर के लोगों की शिकायतों के लिए खास तौर पर एक केंद्रीय नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। दिल्ली से ऑल पार्टी डेलीगेशन भी कश्मीर में बातचीत करने के लिए आएगा। ऐसा दिख रहा है कि कश्मीर पर केंद्र सरकार का संयम अब टूट रहा है, क्योंकि 47 दिन से कश्मीर एक ही जगह पर अटका है। कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, लेकिन दक्षिण कश्मीर में पुलिस थानों पर हमले, सीआरपीएफ कैंप पर हमले, आतंकवादियों की खुलेआम रैलियां, चुपचाप देखने वाला सिस्टम कब तक नरम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार कश्मीर के मुद्दे पर एक साथ है। हिंसा फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो कश्मीर को भड़काने और आग लगाने में जुटे हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की हिम्मत महबूबा सरकार करेगी, जिसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। हालांकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज महबूबा मुफ्ती के तेवर दिखे, उससे कश्मीर पर कई इशारे मिलते हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरकर ज्यादा दिन नहीं बैठ सकती। बातचीत के शहद के साथ सख्ती की नींद भी जरूरी है। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का हवाला देकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आवाम से शांति की अपील तो जरूर की, लेकिन आवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए सियासतदानों को उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था। लेकिन ऐसे में अगर सियासतदान ही गुस्से में आ जाएं, तो जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे ही। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय बरागटा, श्रीनगर, आज तक। केंद्र सरकार ने कश्मीर के मुद्दे पर कदम बढ़ाए हैं। अब बारी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की है, जिनकी पार्टी पीडीपी कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर और दक्षिण कश्मीर की 46 विधानसभाओं में 25 जगहों पर पीडीपी के ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पिछले 46 दिन में ये जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में कोई पहल करते नहीं दिखे। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग सीट से तो खुद महबूबा मुफ्ती जून में हुए उपचुनाव में जीती हैं। हिंसा के 46 दिन में महबूबा सरकार केंद्र के ही रुख का नजर करते हुए दिखी है, जबकि कानून व्यवस्था का हाल ये हो गया कि दक्षिण कश्मीर में पुलिस थाने तक बंद हो गए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और इंतजार करने का नतीजा ये हुआ कि हालात और बिगड़ गए। पिछले 1.5 महीने में किसी मंत्री, विधायक, नेता ने जनता के बीच कोई रैली नहीं की, जबकि 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी हथियार लहराते हुए रैलियां कर रहे हैं। अलगाववादी और आतंकवादी रैलियां करके लोगों को साथ चलने के लिए धमकाते हैं। बच्चों और युवाओं को आगे करके प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। केंद्र ने ऐसे 60 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो कश्मीर में हिंसा भड़काने में लगे हैं। महबूबा सरकार को अपनी राजनीतिक मजबूरियों से हटकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। कश्मीर घाटी की 46 सीटों में विपक्षी दलों के भी 21 जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कश्मीर हिंसा के बाद कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित विपक्ष का रवैया भी सरकार का साथ देने वाला नहीं था। अगर सरकार विपक्ष को साथ लेकर पहल करती और विपक्ष भी राजनीति को छोड़कर आगे आता तो हालात संभाले जा सकते थे। जम्मू कश्मीर की हिंसा के बारे में हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे राज्य के हालात को जिस तरह से बताया जा रहा है उसकी पूरी तस्वीर साफ हो सके। जम्मू कश्मीर के कुल इलाके में 15% हिस्सा कश्मीर घाटी का है, 26% इलाके में जम्मू है और 59% इलाके पर लद्दाख है। जम्मू के इलाके में 53 लाख लोग, कश्मीर में 70 लाख लोग और लद्दाख के इलाके में करीब 3 लाख लोग रहते हैं। जम्मू और लद्दाख को छोड़कर राज्य के सिर्फ 15% इलाके, जिसे कश्मीर घाटी कहते हैं, वहीं पर हिंसा के हालात हैं। पूंछ और लद्दाख में मुस्लिम बहुल आबादी के बावजूद वहां पर भारत सरकार विरोधी एक भी प्रदर्शन पिछले 46 दिन में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के कुल 22 जिलों में सिर्फ कश्मीर घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा है और बाकी जगह सिर्फ धारा 144 लगी है। इस 15% इलाके और 70 लाख लोगों में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में हिंसा फैलाने में लगे हैं।
इन 5% लोगों के बारे में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद कह चुकी हैं कि ऐसे लोग कश्मीर का भला नहीं चाहते। 95% लोग शांति से अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। खबरदार में अब हम अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर भारतीय सेना की दिनों दिन बढ़ती ताकत का विश्लेषण करेंगे, जिसके बारे में जानकर चीन बुरी तरह बौखला गया है। दरअसल चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक तो ये कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर पस्सीघाट हवाई पट्टी से पहली बार सुखोई फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इस हवाई पट्टी का आखिरी बार इस्तेमाल 1962 के भारत चीन युद्ध में किया गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से पस्सीघाट हवाई पट्टी को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG के तौर पर अपग्रेड कर दिया है। यह तो हुई एक सफलता। दूसरी सफलता इतनी बड़ी है कि उससे चीन भी चिंता में पड़ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने की मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि चीन सीमा पर सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में अब चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। यह चीन के खिलाफ भारतीय सेना का चक्रव्यूह है, जिसमें फंसकर चीन की सारी हेकड़ी हवा हो जाएगी। चीन की टेढ़ी चालों को सीधी करने के लिए हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आसमानी दीवार तैयार कर दी है। चीन से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पस्सीघाट हवाई पट्टी से सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी तो इतिहास बन गया। अरुणाचल प्रदेश के पस्सीघाट एयरफील्ड का इस्तेमाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था और उस दौरान यहां पर सेना की सामग्री और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये एयरफील्ड बंद हो गया था। अब भारत में नई सरकार आने के बाद बड़े स्तर पर यहां पर पैसा दिया गया है और इस एरिया का जो एयरफील्ड है उसको शुरू कर दिया गया है। आज यहां पर सुखोई 30 विमान जो कि फाइटर प्लेन है वो उतरा है और उतरने के बाद भारत चीन की सीमा पर बड़े स्तर पर भारत की जो ताकत है उसको यहां पर दिखा रहा है। पस्सीघाट की जिस हवाई पट्टी से पहली बार सुखोई फाइटर जेट ने उड़ान भरी, उसका इस्तेमाल 1962 के भारत चीन युद्ध में ऊंची चोटियों पर तैनात सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब ये पहली बार है कि चीन से सटे पस्सीघाट को एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG के तौर पर अपग्रेड किया गया है। सुखोई 30 विमान जो आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है। यहाँ पे जो पासीघाट में आज लैंड किया है। पासीघाट ALG अरुणाचल से सबसे लंबा एयरफील्ड है अभी फ़िलहाल और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से लंबा है। तो यहाँ से बॉर्डर का फ्लाइंग टाइम 3-4 मिनट ही रहता है। तो हमारे लिए जो हमको अगर पहुंचना है वहाँ पे जल्दी तो पासीघाट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं बॉर्डर तक। पस्सीघाट अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा के बेहद नजदीक है, इसीलिए इसका सामरिक महत्व भी बेहद ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर भारतीय लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भर सकते हैं और किसी भी चुनौती का जवाब दे सकते हैं। इसीलिए जब पस्सीघाट से सुखोई विमान ने उड़ान भरी तो इसके गवाह बनने के लिए खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। नहीं, मैं देखिए राजनीतिक तौर पर मुकाबले के हिसाब से मैं चीन के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। हम अपना देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना है वो कर रहे हैं और रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया। बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हुआ है, दिन रात मेहनत करके इसको बनाया है। इसलिए ये हमारे लिए जब हमारा आसमान सुरक्षित है, जैसे मैंने कहा, तो देश सुरक्षित है। इसलिए हमारे एयरफोर्स के जो आज बहुत बड़ा दिन है कि सबसे दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट सुखोई 30 का यहाँ लैंडिंग होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। अरुणाचल के जनताओं को भी ये दिल में छू जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। चीन सीमा पर सुखोई विमान की ये ऊंची उड़ान गवाह है इस बात की कि अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।
ड्रैगन की ताकत को कम करने के लिए भारत ने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही ऐसी दीवार नहीं बनाई है। इसके लिए देश के अलग अलग जगहों पर दीवार बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जहां टैंक बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं हिंद महासागर में चीन की ताकत को कम करने के लिए वहां पर अंडमान निकोबार में सुखोई 30 का अलग से बेड़ा लगाया जा रहा है। ऐसे में भारत अब चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है और उसकी किसी हरकत पर नजर रख सकता है। अरुणाचल प्रदेश ने चीन सीमा के पास सुखोई 30 फाइटर जेट्स को अब दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ब्रह्मोस मिसाइल का भी साथ मिलने वाला है। भारतीय सेना जल्द ही ब्रह्मोस के अपग्रेड वर्जन की 100 मिसाइलों वाली रेजिमेंट लेह से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऊंचे पहाड़ों पर चीन से मुकाबला करने के लिए तैनात करने वाली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तेजी के साथ तीनों सेनाओं का अहम हिस्सा बनती जा रही है। अभी तक सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की 3 रेजिमेंट तैयार हो चुकी हैं, जबकि चौथी रेजिमेंट चीन से मुकाबले के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए बनाई जा रही है। इसके साथ ही नौसेना के 9 युद्धपोतों में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है और वायुसेना के लिए बहुत जल्द सुखोई वर्जन तैयार हो जाएगा। ब्रह्मोस रेजिमेंट की ये नई मिसाइलें जब चीन सीमा पर तैनात होंगी तो तिब्बत से लेकर चीन के यूनान प्रोविंस तक इसके जद में आ जाएंगे। चीन से लगती सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस मिसाइल के 90 डिग्री के कोण से मार करने की क्षमता के चलते ये विमानों को गिरा सकती है। और तो और ब्रह्मोस पहाड़ियों की ओट में बनाए गए दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम होगी। स्टिब डाइव मिसाइल ऐसे ऊंचे पहाड़ों में 70 से 90 डिग्री सीधे नीचे दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बर्बाद कर सकती है। हाल ही में अंडमान निकोबार में इस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और आने वाले दिनों में अरुणाचल में सेना की नई माउंटेन स्ट्राइक कोर में इस नई मिसाइल की एक नई रेजिमेंट तैयार की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइलें अरुणाचल प्रदेश में सुखोई विमानों में भी तैनात की जाएंगी और जब ऐसा होगा तो चीन पर भारतीय सेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। हमने 25 तारीख को जो टेस्ट किया है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत हो सकती है और एक डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हमने हमारी भारतीय वायुसेना को वो सामरिक क्षमता प्रदान की है कि वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक जाकर आक्रमण कर सकती है और देश की सुरक्षा कर सकती है। और आज तक ऐसी क्षमता दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है, अपनी टीम पर, टीम ब्रह्मोस पर यह गर्व है कि ये काम हमने बहुत जल्दी 2-2.5 साल के बीच में हासिल कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की खबर से चीन बौखला गया है। वैसे चीन की ये बौखलाहट जायज भी है, क्योंकि 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस का चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, यानी इसकी स्पीड करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि चीन के पास मौजूद मिसाइल सबसोनिक है, यानी चीन की मिसाइल की स्पीड सिर्फ 290 मीटर प्रति सेकंड है। और सुनिए, ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। पहाड़ी इलाकों में भी 100% सटीक निशाना लगा सकती है। दुश्मन की सीमा में घुसकर उसके ठिकानों को तबाह कर सकती है। एक बार में 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और तो और ब्रह्मोस मिसाइल सबमरीन, फाइटर जेट और जमीन से भी लॉन्च की जा सकती है। सरल भाषा में समझाएं तो ब्रह्मोस मिसाइल के जवाब में चीन के पास जो सबसे तेज मिसाइल है वो ब्रह्मोस से 3 गुना धीमी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी 290 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 290 किलोमीटर, यानी कि हम 7000 किलोमीटर दूर तक जाकर इस मिसाइल को छोड़कर और फिर वापस आ सकते हैं। यानी कि 7000 किलोमीटर जाना, 7000 वापस आना। तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी होगी। सुखोई विमान की उड़ान और ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के प्लान ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन को चारों खाने चित कर दिया है।
इससे पहले लद्दाख में चीन सीमा पर भी सेना के टैंकों की नई रेजिमेंट। मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, अरुणाचल प्रदेश, आज तक। सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी से चीन की चालबाजियां चारों खाने चित्त हो जाएंगी, इस बात को चीन भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए वो बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत ने चीन को सरल शब्दों में समझा दिया है कि वो अपनी सीमा में रहे और भारत को नसीहत देने का कष्ट न उठाए। लेकिन चीन का चिंतित होना बनता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में चीन का यूनान प्रांत आ जाएगा, जो चीन का बड़ा आर्मी कैंट है। यूनान में चीनी सेना के तोपखाने और मिसाइल बेस भी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में चीन के 2 बड़े सेना ठिकाने चुम्बी वैली और रीमा कैंप भी होंगे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर हरियाली न होने से चीन के यूनान में चीन के ठिकानों की लोकेशन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आती है। इसीलिए ब्रह्मोस को टारगेट सेट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यानी सुखोई के बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में चालबाजियां करने वाले चीन का दम निकाल देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार में बाढ़ के हालात जानकर पूरा देश परेशान हो रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जरा अलग किस्म के नेता हैं। वो बाढ़ पीड़ितों का हाल देखकर हंस भी रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। बाढ़ पर लालू यादव की बातें सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि लालू प्रसाद यादव ऐसे मजाक कैसे कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये उसी बिहार की तस्वीरें हैं जहां 15 साल तक उनकी हुकूमत रही, 9 महीने से उनके बेटों की हुकूमत है और जहां करीब 15 दिनों से बाढ़ की विनाश लीला जारी है। लालू प्रसाद यादव को ये देखना चाहिए कि कैसे घर समंदर बना हुआ है। चूल्हों में आग की जगह पानी है, घर की छतों पर, टूटे तटबंधों पर, राहत कैंपों में लाखों लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लालू को यह भी देखना चाहिए कि कैसे गर्भवती महिलाओं की अस्पताल पहुंचने से पहले नाव पर डिलीवरी हो रही है। लालू प्रसाद यादव को यह सब देखना जरूरी है, क्योंकि वो इन तस्वीरों को शिद्दत से देखते तो गंगा में बाढ़ आने पर यूं दिल्लगी नहीं करते। हेलो प्रोग्राम चला, गंगा जल बेच रहा, बताओ गंगा माई को। और गंगा माँ बिना इन लोगों के प्रवाह किए पूरे सब जगह गंगा जी आई। जाहिर है लालू जी को बाढ़ का आना मजाक लग रहा है। तबाही में भी उन्हें तमाशा सूझ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी उनके बंगले में नहीं घुसा, क्योंकि उनके किचन में राशन का टोटा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं सोचना कि जब बाढ़ विदा हो जाएगी तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए वो घूम घूम कर मजे ले रहे हैं। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है, 5 साल से बाढ़ न आल है, दियरा में न चढ़ रही। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई को जल मिलता है गंगा के का? अब गंगा जी सबको बचाएंगे। बाढ़ पर लालू यादव के सामान्य ज्ञान का एक और शानदार नमूना देखिए। पूरे सब जगह गंगा जी आई, नुकसान भी है और फायदा भी है। लालू की ये बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये किस मिट्टी के बने नेता हैं, जिन्हें बाढ़ में भी फायदा दिखता है। बिहार के विरोधी दलों को भी लालू के बयान जख्म पर नमक जैसे लगे। लालू बार बार कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड से आई, वहां की सरकारों ने बिना बताए पानी छोड़ा, जिससे हालात बिगड़े। लालू को समझना होगा कि ये वक्त पॉलिटिकल स्कोर का नहीं, संकट से निपटने का है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। अब हम आपको आज की सबसे दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको अपने देश के सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा और शर्म भी। ये तस्वीर उड़ीसा के बेहद पिछड़े आदिवासी जिले कालाहांडी की है, जहां दाना माझी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक ढोया, क्योंकि अस्पताल ने उसकी पत्नी के शव को घर पहुंचाने के लिए वाहन देने से इनकार कर दिया। जब दाना माझी कंधे पर पत्नी का शव उठाए चल रहे थे, तब उनकी 12 साल की बेटी भी साथ थी। 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाए चलने के बाद दाना माझी पर लोगों का ध्यान गया। लोगों ने आवाज उठाई तो प्रशासन हरकत में आया। आगे के 50 किलोमीटर रास्ते के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।